हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। दोस्तों, हमने जो क्विज स्टार्ट की है अपनी ऐप विंग्स एक उड़ान पे, काफ़ी सारे बच्चे उस पर आगे टेस्ट भी दे रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता वो जाके विंग्स एक उड़ान का पहले तो ऐप डाउनलोड करें। उस पर जो क्विज़ आ रही है रोज़ 10 क्वेश्चंस आपको अकाउंटेंसी के एमसीक्यूज़ और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के मिलते हैं, ताकि आप उन एमसीक्यूज़ को करो और चेक करो कि आप अभी तक आपने किस लेवल की प्रिपरेशन की है। उन एमसीक्यूज़ के आंसर तो साथ में हैं। अब ये जो वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ इनमें उन आंसर्स को मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ साथ साथ। तो जिन लोगों को उन क्यूज़ के बारे में नहीं पता, हमारी ऐप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आपको वो क्विज़ मिल जाएगी। शेर सर ने एक वीडियो भी बनाया, वीडियो देख लें किस तरह से आपको क्विज़ पे जाना है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई आपको पैसे नहीं देने हैं। तो एग्ज़ाम्स तक रोज़ डेली 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की जो सेकेंड क्विज़ हमने की थी उसके जो आंसर्स हैं मैं आपको दे रहा हूँ। पहला एमसीक्यू है, ऑन 1 Jan सोहन पेड रेंट ऑफ ₹5,000। दिस कैन बी क्लासिफाइड एज 1 जनवरी को सोहन ने रेंट पे किया, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस आर एन इवेंट, बी ए ट्रांजैक्शन, सी ए ट्रांजैक्शन एज वेल एज एन इवेंट, डी नीदर ए ट्रांजैक्शन नॉर एन इवेंट। दोस्तों, अगर सोहन ने रेंट पे किया तो ये एक ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया दो लोगों में कुछ गिव एंड टेक, लेन देन होना, उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। इवेंट का मतलब क्या होता है कि उस लेन देन के बाद जो सिचुएशंस बनती हैं। फॉर एग्जांपल, सोहन ने रेंट दिया। मान लो सोहन के पास 20,000 थे और 5,000 का उसने रेंट दे दिया। तो ये जो 5,000 उसने रेंट दिया ये तो हो गई ट्रांजैक्शन, और अब उसके पास क्या बचा? 15,000। इसको हम बोलेंगे इवेंट। तो ट्रांजैक्शन में ख़ास बात ये होती है कि दो लोगों के बीच कुछ लेन देन होता है, और इवेंट का मतलब होता है उस लेन देन की वजह से जो चेंजेस आई। मतलब वो दो लोगों में, अब देखिए ये 15,000 जो है ये दो लोगों में लेन देन नहीं हुआ है, ये उस ट्रांजैक्शन के बाद का रिजल्ट है। इसको हम बोलेंगे पोस्ट ट्रांजैक्शन इवेंट। तो ये 15,000 का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, ट्रांजैक्शन हुई थी सिर्फ 5,000 की। तो दो लोगों के बीच अगर कुछ लेन देन है उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। और उस लेन देन की वजह से जो हमारे एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज़ पे चेंजेस आती हैं, उन चेंजेस को हम बोलते हैं इवेंट। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। व्हाट बैलेंस डज ए पार्टनर करंट अकाउंट हैज़? एक पार्टनर के करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? ए डेबिट बैलेंस, बी क्रेडिट बैलेंस, सी इधर ए और बी, डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों, हमने पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाया, आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखा, उसमें करंट अकाउंट हम पार्टनर्स का बनाते थे। और जो क्रेडिट साइड थी इसमें हम इनकम्स रिकॉर्ड कर देते थे, जैसे उसकी सैलरी या उसको जो कमीशन दी गई या प्रॉफिट का शेयर दिया गया। और डेबिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करते थे? ड्राइंग्स या लॉसेस या एक्सपेंसेस उसके, राइट। तो अब करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा? दोस्तों, कई बार इनकम ज़्यादा हो सकती हैं, कई बार एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकती हैं। तो कई बार डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, कई बार क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। डेबिट बैलेंस का मतलब डेबिट साइड का बड़ा होना, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्रेडिट साइड का बड़ा होना। तो कभी इनकम ज़्यादा हो सकती हैं, कभी एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकती हैं। तो बैलेंस कोई भी हो सकता है, डेबिट भी और क्रेडिट भी। इसलिए हमारा जो इस केस में आंसर रहेगा दैट विल बी सी, यानी इधर ए और बी, यानी डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी। चलिए जी, नेक्स्ट पे बात करते हैं। अंडर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इज द पीरियड इन द पीरियड विल। सबसे पहले क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस किसे कहते हैं? वो स्टॉक जो सेमी फिनिश्ड है। हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, फिर गुड्स बनती हैं, जिसको कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, कि कुछ फिनिश्ड हो गया, कुछ होना बाकी है, और जब गुड्स बन के तैयार होती है तो उसको कहते हैं फिनिश गुड्स। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस हो गया ऐसे गुड्स जो सेमी फिनिश्ड हैं। अंडर स्टेटमेंट का मतलब हो गया जितनी एक्चुअल में उनकी वैल्यू से कम वैल्यू पे शो की गई है। फॉर एग्जांपल, वैल्यू उनकी 20,000 है लेकिन हमने उनको रिकॉर्ड किया सिर्फ 15,000 पे। तो उस पर क्या फ़र्क आएगा? ऑप्शंस आर ए अंडरस्टेट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन दैट पीरियड। उस पीरियड की कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड जो है, यानी जो हमारी कॉस्ट है बनाने की, वो कम हो जाएगी। ओवरस्टेट करंट एसेट्स, हमारे करंट एसेट्स ज़्यादा शो होंगे। ओवरस्टेट ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम सेल इन दैट पीरियड, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा शो होगा। या अंडरस्टेट नेट इनकम दैट पीरियड, या हमारी जो नेट इनकम है उस पीरियड की कम शो होगी। तो अगर हम क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को अंडरस्टेट मतलब जितनी एक्चुअल वैल्यू है उससे कम में दिखाएं
तो हमारी जो इनकम है वो हमें कम शो होगी, क्योंकि हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है, आपने देखा होगा कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमेशा क्रेडिट साइड में आता है। आपको पता ही है अकाउंट की डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। वो क्रेडिट साइड में क्या आती हैं, एज क्रेडिट साइड में आती है इनकम, जैसे सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, तो चाहे वर्क इन प्रोग्रेस का हो या फिनिश गुड्स का। तो जितनी आपकी क्रेडिट साइड कम होगी उतनी आपकी इनकम कम होती जाएगी। सो इसलिए अगर हमने कम शो किया तो अंडरस्टेट नेट इनकम इन दैट पीरियड, यानी हमारी उस पीरियड में नेट इनकम हमें कम दिखेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। व्हेन प्रिपेयरिंग ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इफ़ यू स्टार्ट विद ए डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड विद इन द पीरियड शुड बी। अगर हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं और शुरू करते हैं कैश बुक के डेबिट बैलेंस के साथ, डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस के साथ, दोस्तों सबसे पहले आप ये देखो कि यही चैप्टर जो है आपको बहुत कंफ्यूज करता है। दो चीज़ें होती हैं, एक आपकी कैश बुक का बैलेंस होता है, एक आपकी पासबुक का होता है, और ये दोनों सेम होने चाहिए। कैश बुक का जो बैंक कॉलम है और पासबुक की आपकी जो स्टेटमेंट है वो सेम होने चाहिए, लेकिन कई बार वो डिसएग्री होती है। अब यहाँ पे कहता है कि अगर हमने चेक इशू किया है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि मान लो हमारे दोनों के बैलेंस 5-5 हज़ार हैं, कैश बुक भी 5,000 दिखा रहा है और पासबुक भी। अगर हम किसी को पेमेंट करते हैं चेक से, तो अल्टीमेटली हम मान लो 2,000 की पेमेंट की, तो अल्टीमेटली हम अपना कैश बैलेंस जो बैंक कॉलम है वो रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, हमने चेक इशू कर दिया, लेकिन जिसको हमने चेक दिया उसने बैंक में वो चेक लगाया नहीं, तो अब यहाँ पे बैलेंस कितना देखोगे, 5,000, क्योंकि उसने तो बैंक से पैसा निकाला नहीं, तो बैंक बैलेंस हमारा 5,000 शो करेगा, लेकिन कैश बैलेंस हमारा 3,000 शो करेगा। कैश बैलेंस बैंक कॉलम की बात कर रहा हूँ। अब हमें हमेशा अगर हम कैश बुक के बैलेंस से शुरू करें तो हमें इसको पासबुक के बैलेंस के साथ मैच करना है। अगर इसको मुझे इसके साथ मैच करना है पासबुक के साथ 5,000 के साथ, तो इसका मतलब मुझे वो जो 2,000 मैंने पेमेंट की थी दोबारा से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक से वो 2,000 भी कटा नहीं है। तो क्या किया मैंने, इसको ऐड कर दिया। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जिस बैलेंस को आप ले रहे हो, अगर कैश बुक के बैलेंस को ले रहे हो तो आपको उस बैलेंस को कंपेयर करना है पासबुक के साथ। तो आपने ये देखना है कि उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की वजह से आपका पासबुक का जो बैलेंस है ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। जो भी हो रहा होगा आपने कैश बुक में कर देना है। आप देखो इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की वजह से ये बैलेंस एज़ कम्पेयर टू कैश बुक, ये बैलेंस आपका देखो इंक्रीज़ हो रहा है, ये 3 है और ये 5 है, राइट। तो अब मुझे क्या करना, अगर इस बैलेंस को इसके बराबर करना है तो 2,000 मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड। और यही हमारा आंसर भी है कि वो 2,000 आपको या जो भी आपने पेमेंट की दोबारा से कैश बुक में ऐड करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे बात करते हैं। 2 प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर। 2 मेन जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वो क्या हैं। ए, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड मेच्योरिटी, बी, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, सी, रेलेवेंस एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, डी, मेच्योरिटी एंड रिलायबिलिटी। दोस्तों जो प्राइमरी, वैसे तो सारे ही हैं, लेकिन जो प्राइमरी मेन हैं वो है रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। रेलेवेंस मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जो टाइमली हो और ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे जो इन्वेस्टर है अपना डिसीजन ले सके। और रिलायबिलिटी मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जो रिलायबल मतलब जिसमें किसी भी एरर की कोई गुंजाइश नहीं हो, जिसमें कोई मिस्टेक्स ना हो। तो रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी जो है वो प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज फिक्स कॉस्ट इज़ ए कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट एक वो कॉस्ट है, ऑप्शन ए, विच चेंजेस इन टोटल इन प्रोपोर्शन टू चेंजेस इन आउटपुट। जो टोटल में जैसे आउटपुट चेंज होता है वो भी चेंज हो जाती है। तो एज द नेम सेज कि फिक्स्ड है, इसका मतलब ये चेंज नहीं होती। बी, विच इज़ पार्शली फिक्स एंड पार्शली वेरिएबल। जो पार्शली फिक्स और पार्शियल वेरिएबल हो उसको हम सेमी वेरिएबल बोलते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। सी, विच डू नॉट चेंज इन टोटल ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड डिस्पाइट चेंज इन आउटपुट। जो चेंज नहीं होती बेशक आउटपुट उसमें चेंज हो जाएगा, यानी अगर हम 10,000 यूनिट्स बना रहे हैं फिक्स का तब भी वही रहनी है, 20,000 बनाएंगे तब भी वही रहनी है। और डी, विच रिमेन सेम फॉर ईच यूनिट ऑफ आउटपुट, जो हर यूनिट पे सेम रहती है। दोस्तों फिक्स कॉस्ट वो होती है जो आपकी प्रोडक्शन के साथ फ्लक्चुएट नहीं करती। अगर आप 10,000 यूनिट बनाओ तब भी उतना खर्चा आएगा, अगर आप 20,000 यूनिट बनाओगे तब भी उतना ही खर्चा आएगा। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री का रेंट है, आप फैक्ट्री में 1,000 यूनिट बनाओ तब भी आपको उतना ही रेंट देना है, 2,000 यूनिट बनाओ तब भी आपको उतना ही रेंट देना है,
मत बनाओ तब भी आपको उतना रेंट देना है। तो ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ फ्लक्चुएट नहीं करती, ऐसी कॉस्ट को ही फिक्स कॉस्ट कहा जाता है। सो आंसर इज सी। डी पार्ट जो था, विच रिमेन सेम फॉर ईच यूनिट ऑफ आउटपुट, जो सेम रहती है आउटपुट के हिसाब से, हर यूनिट के लिए सेम रहती है, उस कॉस्ट को हम बोलते हैं वेरिएबल। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो पर यूनिट जो है चेंज नहीं होती, फिक्स रहती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच इज़ द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की चार्जिंग सेक्शन कौन सी है? तो वो है सेक्शन 22 इज़ द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सेल बजट इज ए, सेल बजट कौन सा बजट है? ए फंक्शनल बजट, बी मास्टर बजट, सी एक्सपेंडिचर बजट, डी नन ऑफ दिस। तो सेल बजट जो है वो एक मास्टर बजट है। हालांकि कुछ एमसीक्यूज में आपको फंक्शनल बजट भी दिखेगा, बट सेल बजट इज़ ए मास्टर बजट। आप इसको मास्टर बजट ही जो इसका आंसर होगा वो टिक करोगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 एसएससी मीन्स ए पर्सन। एसएससी का क्या मतलब है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में? ऑप्शन आर ए बाय होम एनी टैक्स और अदर सम ऑफ मनी पेबल, जिसने कोई टैक्स या कुछ पैसा पे करना है गवर्नमेंट का। बी अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग हैज़ बीन टेकन अंडर द एक्ट, जिसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग, एक्ट के अंडर जो प्रोसीडिंग्स हैं वो शुरू की गई हैं। सी ए पर्सन डीम टू बी एसेस इन डिफ़ॉल्ट, यानी एक ऐसा पर्सन जिसने टैक्स नहीं दिया, जिसने अपनी जो भी स्ट्रक्चर एप्लीकेशन हैं वो पूरी नहीं की। डी ऑल ऑफ द अबव। तो एसएससी मीन्स ये सारे ही एसएससी में आएंगे, ऑल ऑफ द अबव, यानी वो पर्सन जिसने टैक्स पे करना है, वो पर्सन जिसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग है, वो पर्सन जिसने डिफ़ॉल्ट किया टैक्स पे करने में, उन सबको हम क्या बोलेंगे? एसएससी। चलिए दोस्तों, एक्सपेंस पेड फॉर सेल ट्रेड इज शोन एज शोन। देखिए इसने कहा कि जो एक्सपेंस सेल ट्रेड पे यानी सेल करने पे जो एक्सपेंस आते हैं वो हम कहाँ शो करते हैं? परचेज़ के ऊपर, यानी गुड्स परचेज या रॉ मटेरियल परचेज़ के ऊपर आया हुआ कोई भी एक्सपेंस आपका डायरेक्ट होता है और वो आता है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। और सेल पे हुआ कोई भी एक्सपेंस आपका इनडायरेक्ट होता है और वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। तो ऑप्शन अब देख लेते हैं। ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट गलत है, ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही है। कि सेल के ऊपर किया गया कोई भी खर्चा, एक तो वो इनडायरेक्ट है और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थे आज के एमसीक्यूज़। नेक्स्ट जो क्यूज़ है उसके भी एमसीक्यूज़ आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।